क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सभी को पता है कि कोर्स बी के स्टूडेंट्स की हमने अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आएंगे आपके सिर्फ एक बुक से और वो है आपके स्पर्श भाग 1। और इसके अभी तक हम करा चुके हैं कितने, 3 अध्याय। ठीक है ना। आज हम करने जा रहे हैं इसका चौथा अध्याय, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो चंद्रशेखर वेंकट रामन जी ने कौन कौन सी खोजें करी, क्या क्या आविष्कार किए, उन्हें कितने पुरस्कार मिले, उनके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स, ये सभी कुछ, उनकी सोच, ये सभी हमने इस पाठ में पढ़ा था। तो आज हम करने वाले हैं इस पाठ की बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आप करेंगे यहाँ पर 2 वे से। पहला वे हमारा रहेगा जो है गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश दिया रहेगा और उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे संपूर्ण पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न को, यानी कि पूरा जो हमारा चैप्टर है उस पर आधारित हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चैप्टर निरंजन मालवीय जी ने हमारे सामने रखा है। तो यहाँ पर वेंकट रामन जी का जो कोई भी सारी चीजें रही वो सब किसने हमारे सामने रखा है, निरंजन मालवीय जी। तो हमेशा याद रखिए, चैप्टर के जो कोई भी राइटर होते हैं उनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए शुरू कर रहे हैं पहला गद्यांश। आदिकाल में देखते आ रहे हैं, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। यानी कि बहुत सारी चीजें हम शुरू से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस चीजों के पीछे रहस्य क्या है, काफी हद तक इन रहस्यों को हटाने में चंद्रशेखर वेंकट रामन ने हमारा साथ दिया, जिसमें एक सबसे बड़ा रहस्य था कि आखिर समुद्र का जल नीला क्यों होता है। ठीक है ना। बात गत 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते, यानी कि वो समुद्र को ही निहारते रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रवृत्ति प्रेमी ही नहीं, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यानी कि सिर्फ वो एक कहते हैं नेचुरल लवर जो होता है उसकी तरह उससे नहीं थे, उनके अंदर चूंकि वो वैज्ञानिक थे तो बहुत सारी चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी भी रहती है। आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठती है, आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं, सिर्फ नीला ही क्यों है, कोई और कलर क्यों नहीं होता। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्व विख्यात बन गए, और जैसे ही उन्हें इस चीज का रीजन पता चला वो क्या हो गए, विश्व विख्यात हो गए। अब इस पर पहला प्रश्न देखिए क्या है। विशालकाय समुद्र के नीले रंग की चमक के पीछे छिपे रहस्य को किसने समझा था, चंद्रशेखर वेंकट रामन ने। तो सही क्या है आपका यहाँ गा। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण आधारित प्रश्न। कथन है, किस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए रामन विश्व विख्यात हुए। प्रश्न क्या था, आखिर समुद्र का जल नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। आखिर समुद्र का जल रंग नीला क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। तो सही है कथन भी और कारण भी। तो लगाएंगे नंबर 1, कथन ए और कारण आर दोनों सही। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के अनुसार रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अतिरिक्त और क्या थे। एक जिज्ञासु व्यक्ति है ना, एक समुद्र यात्री, एक वैज्ञानिक, एक साहित्यकार, एक किसान। तो भावुक प्रकृति प्रेमी के अतिरिक्त वो क्या थे, एक वैज्ञानिक, जिज्ञासु, आविष्कारक भी कह सकते हैं, जो भी आप। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि भाई हमें ऑप्शन क्या मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कूट आधारित प्रश्न है। पहला है, रामन अपने जीवन में किस वर्ष समुद्री यात्रा कर रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा, सन 1921 में कर रहे थे, है ना। 1988, 1921, 1954, 1930। तो कब कर रहे थे, 1921 में। दूसरा वाला सही है, तो यहाँ पर दूसरा लगाएंगे, केवल वो सही। जहाज के डेक पर खड़े होकर रामन क्या किया करते थे, वो समुद्री जल को निहारा करते थे, नीले गहरे, असंख्य तारों को निहारना, नीले आकाश को निहारना, नीले समुद्र को निहारना, या उपरोक्त सभी। तो क्या करते थे, नीले समुद्र को निहारते रहते थे। अब हम आ गए गद्यांश संख्या 2 पर। यहाँ क्या दिया है, उन्हीं दिनों वो वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। कौन, रामन।
वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों पर अध्ययन किया, जिसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। यानी क्या थे? देसी भी और विदेशी। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो और पियानो जैसे विदेशी वाद्य यंत्र थे, यानी कि उन्हें ऐसा नहीं था कि सिर्फ विदेशी वाद्य यंत्रों पर ही उन्होंने खोज करी, उन्होंने दोनों पर खोज करी, भारतीय भी और विदेशी भी। वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंग पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की एक भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। समझ में आया? ये भ्रांति थी कि भाई विदेशी वाद्य यंत्र बहुत घटिया हैं और अच्छे वाद्य यंत्र कौन से हैं? विदेशी। तो ये चीज उन्होंने जो है ये भ्रांति लोगों की तोड़ी। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। तो लोगों का जो एक ही गलत सोच थी, उस सोच को उन्होंने बदला और इन पर बहुत सारे अपने रिसर्च पेपर्स भी सबमिट किए। अब इस पर पहला हमारे पास प्रश्न है, उन्हीं दिनों वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। पंक्ति में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जाहिर सी बात है चंद्रशेखर वेंकटरामन के लिए। यहां हम लगाएंगे खा। कथन है, रामन ने वाद्य यंत्रों के संबंध में क्या खोज करी? कारण है वाद्य यंत्रों की ध्वनि के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतों को खोलने की। तो का और खा दोनों सही है। तो कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो हम लगाएंगे का। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर कूट आधारित प्रश्न है। रामन द्वारा किन वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया गया? कौन कौन से वाद्य यंत्र थे? देशी वाद्य यंत्रों पर, विदेशी वाद्य यंत्रों पर, पश्चिमी देशों के वाद्य यंत्रों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने देसी और विदेशी दोनों वाद्य यंत्रों पर शोध किया था ना। तो यहाँ पर नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो देखिए कहां पर सही है? ये तीसरा वाला, पहला और दूसरा सही है, तो हम यहाँ पर तीसरे में मार्क। नेक्स्ट आते हैं, रामन ने वाद्य यंत्रों का अध्ययन करके किस भ्रांति को तोड़ा कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों से घटिया हैं? इस भ्रांति को तोड़ा था, है ना। भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है, तो यहाँ पर नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं, वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर रामन ने कार्य करने के साथ और क्या कार्य किया? और क्या किया था? वाद्य यंत्रों को बजाना सीखा? नहीं, अनेक शोध पत्र प्रकाश, शोध प्रश्न मतलब होता है रिसर्च पेपर्स, ठीक है, उन्हें प्रकाशित किया। वाद्य यंत्रों को बनाना सीखा, अन्य किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो सही क्या था? अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। अब आगे हम गद्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया गया है? रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश के किरण के प्रभाव का अध्ययन भी किया। अब देखिए, हमने सबसे पहले पैरा में क्या पढ़ा कि उन्होंने समुद्र का जल नीला क्यों होता है उस पर किया शोध। फिर उसके बाद सेकंड किया उन्होंने किस पे? जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे निकलने वाली जो म्यूजिक, जो ध्वनि होती है, उस पर उन्होंने शोध किया। अब तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर ठोस रवों और तरल पदार्थों, यानी कि सॉलिड और लिक्विड में जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर उन्होंने शोध किया। किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्षीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके कण में परिवर्तन आता है। यानी कि हम किसी लिक्विड से अगर जो है प्रकाश को गुजारें तो वो अलग डायरेक्शन में जाती है, और अगर हम किसी सॉलिड से गुजारें तो यानी कि उनमें कुछ चेंजेस होते ही होते हैं। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण में प्रोटॉन जब तरल या ठोस रव से गुजरते हुए उसके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश सोख लेते हैं या पा जाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे हुआ कि जब वो लिक्विड से गुजरता है तो उसमें जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं उनसे आप एनर्जी या तो वो ले लेता है या दे देता है। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण यानी रंग में बदलाव लाती है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है? पर्पल कलर में।
बैगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। तो उसके बाद इस क्रम में आता है। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? बैगनी में। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो रेड वाला क्या होता है? उसमें सबसे कम जो होती है वो एनर्जी होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम से ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित होता है। जिस स्पीड से वो खोएगा या पाएगा उसी हिसाब से उनके रंगों में बदलाव होता है। चलिए अब हम आ गए 5 प्रश्न। पहला है, एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं, प्रकाश गायब हो जाता है, उसके वर्ण में परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या होता है? उसके वर्ण में परिवर्तन होता है। तो नंबर 3 सही है। तो यहाँ पर हम गा में लगाएंगे, केवल 3 सही। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग में होती है? तो किस में होती है? सबसे ज्यादा बैंगनी रंग में होती है ऊर्जा, है ना। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में बैगनी के बाद क्रम के अनुसार किसका नंबर आता है? अब वो क्रम आपको बताया गया था ना, उस क्रम को देखिए। वो क्रम का था नीला, आसमानी और सबसे अंत में लाल रंग था। तो देखिए क्या है? नीला, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल। तो यहाँ पर सही आप क्या होगा? आपका ये, ठीक है। का किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है? लाल रंग के प्रकाश सबसे कम होती है, ये बताया था ना। तो लाल। कथन और कारण देखिए। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम से ऊर्जा पाता है या खोता है तो उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही है कथन और कारण। हम क्या लगाएंगे? कथन ए और कारण आर दोनों सही। चलिए अब हम आ गए अपनी गद्यांश संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया गया है देखिए। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। ये चीज उन्होंने पूरी तरीके से सिद्ध कर दी। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, यानी कि एक वेव के तरह। मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इसके समान है? बहुत ही छोटे कण की धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और उन्हें फोटोन नाम दिया। समझ में आया? किससे करी? बुलेट से। और नाम क्या दिया? फोटोन। रामन के प्रयोगों से आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तित यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। ठीक है। चलिए अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में किसके समान थी? शांति के समान, समझौते के समान, क्रांति के समान या अंधकार के समान? तो सही क्या था? बदलाव लाया था। तो ये क्या थी? एक क्रांति के समान थी। रामन की खोज का क्या परिणाम हुआ? आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया था। बिल्कुल सही। तो काम लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को क्या मानते थे? प्रकाश को प्रकृति के रूप में मानते थे, प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, प्रकाश को उपधारा के रूप में मानते थे या प्रकाश को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मानते थे? तो आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक जो थे वो क्या मानते थे? प्रकाश को एक तरंग के रूप में मानते थे। तरंग के रूप में उन्हें लगता था कि भाई ये एक कोई धारा है, ठीक है ना। तो ये क्या कहते थे कि भाई ये एक तरंग है। तो जो कि जिसको उन्होंने बाद में प्रमाणित किया कि नहीं, वो क्या है? बहुत ही छोटे सूक्ष्म कणों की जो है एक प्रवाह है। नेक्स्ट आते हैं। प्रकाश के अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने किससे की है? बुलेट से की थी। किससे की थी? बुलेट से की थी ना। तो यहाँ पर देखिए नंबर 4 सही है, बुलेट से की थी। तो यहाँ पर आएंगे घा, केवल 4 सही। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन का क्या प्रमाणित करता है? प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है। अब हम आ जाते हैं कूट आधारित प्रश्न। क्या है? शुरुआती दिन। अच्छा, ये कूट आधारित प्रश्न से हमारे शुरू हो रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। अभी हमने क्या देखा? हमने गद्यांश आधारित प्रश्नों को देख लिया। अब हम शुरू कर रहे हैं पूरे पाठ पर आधारित प्रश्न, यानी कि हम पूरा चैप्टर पे हम क्वेश्चन करेंगे।
तो जो कुछ हमारा एक आध छूट गया होगा वो इसमें हमारा कवर अप हो जाएगा। शुरुआती दिनों में चंद्रशेखर वेंकट रामन को किस संघर्ष का सामना करना पड़ा? वो संघर्ष क्या था? प्रयोगशाला की कमी, सीखने की इच्छा शक्ति की कमी, एक दो दोनों, या उपकरणों की कमी? तो सबसे ज्यादा क्या थी भाई? वो सीखना तो चाहते थे मगर प्रयोगशालाएं नहीं थी, तो उस कमी को उन्हें फेस करना पड़ता। तो सही क्या है? केवल एक सही। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन पाठ के अनुसार रामन को किससे गहरा लगाव था? ब्रिटिश सरकार से, स्वयं योग्यता से, अपनी खोजों से, या भारतीय संस्कृति से? तो किससे उन्हें ज्यादा लगाव था? वो था भारतीय संस्कृति से, क्योंकि उन्होंने विदेश में भी जाते थे तो अपना जो ट्रेडिशनल पहनावा था उसे उन्होंने नहीं छोड़ा और ना ही अपने खान पान को छोड़ा था, है ना। तो ये बताता है कि भाई वो भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव रखते थे। रामन के हृदय में विज्ञान के प्रति रुचि किसने जगाई थी? उनके सहपाठी ने, उनके पिताजी ने, बड़े भाई ने, माताजी ने? तो किसने जगाई थी? उनके सहपाठी ने। रामन का मस्तिष्क किस अवस्था में वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार था? वो अवस्था क्या थी? बचपन में ही वो इस चीज के लिए कैपेबल हो गए थे कि वो वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने लगे थे। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था का उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण करना, वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, देश के नए वैज्ञानिकों को ढूंढना, नवीन खोज को बढ़ाना। तो क्या था? जो लोग वैज्ञानिक इंटरेस्ट रखते हैं उसका और विकास करना, उनके अंदर क्या है उसके लिए और ज्यादा डेवलपमेंट करना। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद के लिए रामन को किसने आमंत्रित किया था? आशुतोष मुखर्जी ने, महेंद्र लाल सरकार ने, आइंस्टाइन ने, या चंद्रशेखर ने? तो सही क्या था? आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद के लिए आमंत्रित किया था। समुद्र के नीले रंग की वजह की खोज का फल किस रूप में विख्यात हुआ? प्रकाश किरणों के प्रभाव के रूप में, रामन खोज के रूप में, रामन प्रभाव के रूप में, या रासायनिक खोज? तो वो किस नाम से जाना गया था? रामन प्रभाव के रूप के नाम से जाना गया था। कथन और कारण आधारित प्रश्न। कथन है, रामन की खोज के कारण किसका अध्ययन सरल हो गया? अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना। बिल्कुल सही है, कथन सही है, कारण सही है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तो हम का पे निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आणविक एवं परमाणिक संरचना के अध्ययन के लिए किसका सहारा लिया जाने लगा? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडोस्कोपी, या ये सभी? तो सेकंड क्या है? रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रामन के लिए कौन सा काम करना कठिन था? कौन सा ऐसा काम था जो उनके लिए करना कठिन था? प्रकाश का रंग बताने का, अनुसंधान का कार्य करने का, नौकरी छोड़ने का, या पिता की आज्ञा मानने का? तो उनके लिए जो सबसे कठिन काम था वो था नौकरी छोड़ने का। भाई उनके पास नौकरी अच्छी थी, वो छोड़कर क्या करना चाह रहे थे? वो अपना ध्यान पूरी तरीके से आविष्कारों में लगाना चाह रहे थे। तो ये काम कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा कठिन था। प्रस्तुत पाठ के अनुसार चंद्रशेखर वेंकट रामन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न यानी कि का खा दोनों यानी कि दोनों से, या दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो सही क्या है? नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों से सम्मानित किया गया। तो हम क्या लगाएंगे? का और खा दोनों। नेक्स्ट आते हैं, वेंकट रामन को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। यह किस कथन से सिद्ध होता है? अभी इसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा तो बताना पड़ेगा। देखते हैं, उन्होंने विदेशी भाषाओं को महत्व नहीं दिया, उन्होंने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा, उन्होंने हिंदी भाषा को महत्व प्रदान किया, उपरोक्त सभी। तो सही किससे पता चलता है? उन्होंने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा, जो उनका पहनावा था उसी पहनवाने को पहनकर ही वो विदेशों में भी जो है जितने भी आपके होती थी, सेरेमनीज होती थी, आपकी मीटिंग्स होती थी, उन सबको अटेंड करते थे। रामन किस सरकारी नौकरी को कर रहे थे? वित्त विभाग में, गृह मंत्रालय में, शिक्षा विभाग में, या सुरक्षा विभाग में? तो वो कहाँ थे? वित्त विभाग में, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो जॉब कर रहे थे। रामन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला और शोध संस्थान का नाम क्या है? चलिए देखते हैं। चंद्रशेखर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, चंद्रशेखर वेंकट रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या वेंकट रिसर्च इंस्टीट्यूट? सही क्या है? रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये उनके द्वारा स्थापित प्रयोगशाला और संस्थानों का नाम।
नेक्स्ट आते हैं, रामन की मृत्यु कब हुई? 25 नवंबर सन 1970, 25 नवंबर 20 नवंबर 1970, 23 नवंबर सन 1970, 21 नवंबर सन 1970। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 नवंबर सन 1970। तो इस तरह खत्म हुआ हमारा ये अध्याय, जहां पर हमने वेंकटरामन जी के जो चैप्टर था, ठीक है ना, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन, इस चैप्टर के हमने सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया। तो फॉर्मेट आप अभी तक समझ चुके होंगे कि किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छे से चैप्टर पढ़ के इसे प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज आप कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो वहां उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।